नमस्कार साथियों, कनिष्का ऑफिसर्स एकेडमी दरभंगा में आपका स्वागत है। और हम लोग अभी हिंदू न्यूज का एनालिसिस करने वाले हैं और इसमें पहले खबर को पढ़ेंगे और उसके बाद उसको इस तरह से एनालाइज करेंगे कि जितने भी हमारे मित्र या छात्र छात्रा यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। तो कुछ खबर जो कि शुरू करते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल ऑफ इंडिया, पहले हम खबर को पढ़ेंगे और इसके बाद इस खबर का विश्लेषण करेंगे जिससे कि आपको ये खबर ठीक ढंग से समझ में आए। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन पोर्टल लॉन्च किया है। यानी कह रहा है कि जो MNRE मिनिस्ट्री है उसने ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल ऑफ इंडिया लॉन्च किया है जिसको GHCI के नाम से जाना जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन पोर्टल का उद्देश्य क्या है कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना के अंतर्गत पारदर्शी प्रमाणन यानी सर्टिफिकेशन तथा नियामकीय अनुपालन रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस सुनिश्चित करना है। घरेलू इलेक्ट्रोलाइजर, ये सब शब्द याद रखेंगे, बाद में हम लोग इसको डिस्कस भी करेंगे। इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु 15 कंपनियों को प्रतिवर्ष 3000 मेगावाट स्वदेशी इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण क्षमता स्थापित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को वर्ष 2023 में 19,744 करोड़ के परिव्यय के साथ प्रारंभ किया गया था। मिशन का लक्ष्य 5 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता स्थापित करना है। ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन जल के विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइजर वह उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा की सहायता से जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करता है। इस खबर से आप क्या समझे और किस तरह से इस खबर को याद रखना है, तो पहले तो डाटा देख लेंगे कि जो ये ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल यानी एक पोर्टल शुरू किया गया है, MNRE मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया है। और इसको क्या है कि ये ग्रीन हाइड्रोजन को सर्टिफिकेशन करेगा और घरेलू इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 15 कंपनियों को 3000 मेगावाट स्वदेशी इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण क्षमता स्थापित करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को वर्ष 2023 में 19,744 करोड़ के परिव्यय के साथ प्रारंभ किया गया है। तो आप याद रखेंगे राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2023 19,744 करोड़ के रुपये से शुरू हुआ है। और इस मिशन का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य है 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन क्षमता स्थापित करना। और ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन जल के विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके किया जाता है। चलिए आइए खबर को समझते हैं कि ये ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल क्या है। खबर में जैसा हम लोग पढ़े उसको उस तरह से कितना समझ में आया, हालांकि ये जो डाटा है ये डाटा आपको ध्यान में रखना होगा, लेकिन इसको समझने के लिए और भी इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, भारत सरकार ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा एक GHCI पोर्टल शुरू किया गया है। ठीक है, और इस पोर्टल का काम ये होगा कि जो कंपनियां ग्रीन हाइड्रोजन बना रही है वास्तव में वो ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन पर्यावरण
के अनुकूल तरीके से कर रही है कि नहीं, यानी पर्यावरण अनुकूल तरीके से कर रही है कि नहीं। तो GHCI का क्या काम है कि ग्रीन हाइड्रोजन बनाने वाली जो कंपनी है वो कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन पर्यावरण के अनुकूल कर रही है कि नहीं। पर्यावरण के अनुकूल इसलिए क्यों, क्योंकि देखिए ग्रीन हाइड्रोजन का जो भी उत्पादन कर रहा है कंपनी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बहुत ज्यादा प्रदूषण कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये पोर्टल स्टार्ट किया गया है। ऐसा इसलिए है कि दुनिया में अब हाइड्रोजन की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है और हाइड्रोजन के जो खरीदार देश हैं वो उसी से हाइड्रोजन खरीदना चाह रहे हैं या खरीदते हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है। यानी हाइड्रोजन के निर्माण में वो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं कर रहे हैं। अब देखिए ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन कैसे होता है, तो वो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए। कैसे होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, तो देखिए जो जल है वो क्या है, H2O है, ठीक है। तो पानी से हाइड्रोजन को अलग कर देना, ठीक है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करना, ये इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है, ठीक है। जल के विद्युत अपघटन का मतलब क्या होता है कि पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को अलग करके हाइड्रोजन प्राप्त करना। और इलेक्ट्रोलाइसिस में ये आवश्यक है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए ये जरूरी है कि जो एनर्जी यूज किया जा रहा है, ठीक है, उसके लिए जरूरी है कि या तो आप सोलर एनर्जी का प्रयोग करेंगे या फिर आप विंड एनर्जी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तभी उससे जो प्राप्त होगा प्रोडक्ट, जैसे समझिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए एनर्जी चाहिए, विद्युत है ना, एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी आप किससे लेंगे, तो या तो आप सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं या विंड एनर्जी का, जिससे कि प्रदूषण ना फैले। और इससे जो हाइड्रोजन प्राप्त होगा इसी को कहेंगे ग्रीन हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। तो इसीलिए ये पोर्टल जारी किया गया है जो उन कंपनियों को रेगुलेट कर सके, ठीक है, उन पर अपना नियंत्रण बना, मतलब उनको रेगुलेट करे, उनका देख रेख करे कि ग्रीन हाइड्रोजन एक्चुअली में प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कंपनी। तो यही है ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल ऑफ इंडिया, जिसके तहत हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने वाली कंपनी को ये सुनिश्चित करना होगा कि वो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रही है, अर्थात एक पानी से हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए जिस ऊर्जा का उपयोग कर रही है वो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं कर रहा है। आगे देखिए अगला खबर, इंडिया जापान एनुअल समिट 2026। अब ये सब खबर इंपॉर्टेंट क्यों है, जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026 में दोनों देशों सम्मेलन हुआ। दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौते और घोषणाओं को अपनाया, जैसे आर्थिक सुरक्षा को लेकर के क्या क्या समझौता हुआ, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दोनों देशों की सामूहिक आपूर्ति श्रृंखला और रणनीतिक क्षमता को मजबूत करना। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दोनों देशों की सामूहिक आपूर्ति श्रृंखला और रणनीतिक क्षमता को मजबूत करना, जिसमें है कि सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई और स्वच्छ ऊर्जा। इसके संदर्भ में क्या हुआ है कि इसके संदर्भ में समझौता हुआ कि दोनों देश मिलकर सेमीकंडक्टर का उत्पादन करेंगे। महत्वपूर्ण खनिज जैसे जो रेयर अर्थ मिनरल्स है
उसकी खोज करेंगे ताकि चीन पर से निर्भरता कम हो, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एआई और क्लीन एनर्जी पर दोनों देश में सहमति हुआ है। इसके बाद एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारत और जापान संबंधों को एआई क्षेत्र में रणनीतिक अनुसंधान एवं विकास साझेदारी में बदलना, ठीक है। जैसे कि भारत और जापान मिलकर के एआई पे काम करेंगे, एआई मॉडल तैयार करेंगे, कंप्यूटिंग अवसंरचना, सुरक्षित एवं विश्वसनीय एआई, मानव केंद्रित एआई। तो इन सब पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दोनों देश के बीच सहमति हुई है काम करने की। ऊर्जा लचीलापन, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, कच्चे तेल भंडारण सहयोग, समुद्री ऊर्जा परिवहन श्रृंखला में निवेश। भारत का पेट्रोलियम मंत्रालय और जापान का METI के बीच ये समझौता हुआ। भारत जापान सहकारी बायोगैस विकास पहल। भारत में 1000 बायोगैस एवं जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित करना। डेयरी सहकारी समितियों का उपयोग। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइस सहयोग प्रमुख क्षेत्र है। API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स, और KSM, की स्टार्टिंग मटेरियल्स, ठीक है, की स्टार्टिंग मटेरियल्स। तो भारत और जापान के बीच ये होने वाला वार्षिक सम्मेलन है जिसमें भारत और जापान के बीच आर्थिक सुरक्षा पर समझौता हुआ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर समझौता हुआ, ऊर्जा लचीलापन पर, भारत जापान सहकारी बायोगैस विकास पहल पर, और फार्मास्यूटिकल्स एवं मेडिकल डिवाइस के सहयोग पर समझौता हुआ कि इन सब विषयों पर दोनों देश मिलकर काम करेंगे। चलिए इसको और थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझते हैं। ये जो समिट हुआ है इंडिया जापान एनुअल समिट, ये प्रत्येक वर्ष होता है और 2026 में ये 16वां शिखर सम्मेलन था जो अभी आयोजित किया गया है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर दोनों देश के बीच समझौता हुआ है कि दोनों देश मिलकर सेमीकंडक्टर बनाएंगे, क्रिटिकल मिनरल्स की खोज करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट पे काम करेंगे, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, और स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति को बढ़ाएंगे, यानी क्लीन एनर्जी पर। क्लीन एनर्जी का मतलब होता है जो पर्यावरण को प्रदूषित कम करता हो। अब देखिए दोनों देशों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के जो समझौता हुआ कि हम लोग एआई पे रिसर्च करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अनुसंधान करेंगे, साथ ही सुरक्षित एवं भरोसेमंद एआई डेवलप करेंगे, है ना, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा हो जो सुरक्षित हो, भरोसेमंद हो। साथ ही साथ कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाएगा और ह्यूमन क्रिटिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी साथ मिलकर काम करेंगे। ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देश की कच्चे तेल का भंडारण ज्यादा से ज्यादा कैसे हो सके बेहतर तरीके से, समुद्री ऊर्जा परिवहन पर दोनों देश में समझौता हुआ कि इन सब क्षेत्रों में दोनों देश आपस में सहयोग के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बायोगैस परियोजना, ठीक है, भारत में 1000 बायोगैस और जैविक उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने में जापान बोला कि हम सहयोग करेंगे। अब बायोगैस यदि बना, बायोगैस का निर्माण होता है तो एक तो कि किसानों की आय बढ़ेगी, साथ ही साथ बायोगैस क्लीन एनर्जी के अंतर्गत आता है तो स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और रासायनिक उर्वरकों पर भी निर्भरता कम होगी किसानों की। फार्मास्यूटिकल्स सहयोग है अगला। फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में क्या है, एपीआई की एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स, यानी कि दोनों देश दवा बनाने वाले, जिससे हम दवा बनाते हैं जो कच्चा माल है, तो कच्चा माल के लिए अभी सबसे अधिक हमको चीन पर निर्भर करना पड़ता है। दवा बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए इसके लिए हमको चीन पर निर्भर रहना पड़ता है। तो जापान और भारत मिलकर के ये इस पर काम करेगा। जो की स्टार्टिंग मटेरियल्स है, जो रॉ मटेरियल्स है, वो खुद ही दोनों देश मिलकर के आपस में इसका उत्पादन करेंगे जिससे कि चीन पर निर्भरता
कम होगी। तो हम समझते हैं कि इसका विश्लेषण हो गया। अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन, जिसको कि मानस, भारत सरकार ने नशा मुक्ति और मादक पदार्थ तस्करी नियंत्रण को मजबूत करने के लिए 18 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन, जिसका नाम है मानस, लॉन्च की थी 18 जुलाई 2024 को। मानस यानी मादक पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र, मानक पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र इसका फुल फॉर्म है। यह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन डीआईसी के सहयोग से डेवलप किया गया है। ठीक है, तो ये एक हेल्पलाइन है जो कि एनसीबी और डीआईसी के सहयोग से विकसित किया गया। ये लाइन जरूर याद रखिएगा, इससे जो प्रश्न भी आपको आगे आने वाला है। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये, जो नागरिकों को नशे से संबंधित गतिविधियों की सूचना देने, परामर्श प्राप्त करने और पुनर्वास सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है। ये जो राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा संचालित किया जाता है, यानी गृह मंत्रालय के द्वारा। नशा मुक्ति भारत अभियान, नशा मुक्ति भारत अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 15 अगस्त 2020 को। और नशा मुक्ति भारत अभियान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के जरिए चलाया जाता है, जिसका उद्देश्य नशीली दवाओं की मांग में कमी, जन जागरूकता, पुनर्वास और सामुदायिक भागीदारी। तो याद क्या रखें कि नशा मुक्ति भारत अभियान ये किस मंत्रालय, सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है, जबकि ये जो हमारा राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन है, ये गृह मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अब देखिए ये मानस राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू किया गया किससे? मादक पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र एक बनाया गया कि यदि किसी व्यक्ति को किसी नशा तस्कर के बारे में जानकारी मिले तो वो इस प्लेटफॉर्म पर इसकी सूचना दे सकता है। यदि कोई व्यक्ति नशे का आदी हो गया है और यदि वो छोड़ना चाहता है और इसके लिए काउंसलिंग की आवश्यकता है, तो वो इस पोर्टल पे जाकर के मदद मांग सकता है। या फिर रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास की बात हो तो काउंसलिंग, रिहैबिलिटेशन, इन सब के लिए वो यहाँ से परामर्श प्राप्त कर सकता है, यानी नशा कैसे छोड़ें या कोई नशा तस्कर है उसके बारे में जानकारी दे सकता है। तो पुलिस अपना, नारकोटिक डिपार्टमेंट अपना काम करेगा। तो ये पोर्टल के जरिए भी संभव है। जैसे पहले आप नशा मुक्ति केंद्र सुने हैं, अब कहाँ रखें, किस तरह का कंडीशन है पेशेंट का, इसको कहाँ रखना बेहतर होगा, कैसे ये ठीक होगा, ये सब आप मानस हेल्पलाइन पे जाकर के पता कर सकते हैं। आरोग्य सेतु 2.0, देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जेपी नड्डा ने भारत की डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने हेतु महत्वपूर्ण डिजिटल स्वास्थ्य पहलों का शुभारंभ किया। प्रमुख लॉन्च की गई डिजिटल पहल क्या है? आरोग्य सेतु 2.0। अच्छा, ये आरोग्य सेतु 2.0 जो है, ये स्वास्थ्य से संबंधित ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आयुष्मान ऐप, आयुष्मान सारथी, व्हाट्सएप, चैटबॉट, नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज, भारत हेल्थ टर्मिनोलॉजी सर्विस यानी BCTS, ठीक है, ये सब जुड़ा हुआ है किससे? ये सब जुड़ा हुआ है स्वास्थ्य अवसंरचना से। अब देखिए आरोग्य सेतु 2.0 क्या कोविड-19 के दौरान लॉन्च किया गया था। ये आरोग्य सेतु
ठीक है, जहां पर हम लोग वो इंजेक्शन लेने के लिए नंबर लगाते थे कि भाई कोविड का वैक्सीन लेना है, तो दौरान लॉन्च किए गए आरोग्य सेतु का ये एक उन्नत संस्करण है, 2.0 है ये, जिसे अब व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड है ना, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड प्लेटफॉर्म में बदल दिया गया है। आयुष्मान ऐप आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों हेतु एकीकृत प्लेटफॉर्म है। आयुष्मान सारथी व्हाट्सएप आधारित चैटबॉट नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज भारत का पहला डिजिटल हेल्थ क्लेम्स प्लेटफॉर्म है। बीमा दावों की डिजिटल प्रोसेसिंग अस्पताल एवं बीमा कंपनियों के बीच मानकीकृत सूचना आदान प्रदान, ये सब, और भारत हेल्थ टर्मिनोलॉजी सर्विस स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रयुक्त शब्दावली का राष्ट्रीय मानकीकरण। अब देख लीजिए, आयुष्मान ऐप, आयुष्मान सारथी, नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज, भारत हेल्थ टर्मिनोलॉजी सर्विस, इन सब का क्या काम है ये सब देख लीजिए। थोड़ा सा इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि आरोग्य सेतु 2.0 क्या है। ठीक है, ये आरोग्य सेतु 2.0 ये डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखने वाला एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड रख सकते हैं। अब इसमें आरोग्य सेतु में क्या क्या सुविधाएं, देखिए ये तो द हिंदू का खबर है, उसके हिसाब से चीजों को पढ़ देते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग समझते हैं इसको कि इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं। तो इसमें आयुष्मान ऐप, आयुष्मान साथी, ठीक है, BHTS, ये सब ऐड है इसमें। ठीक है, जैसे आयुष्मान ऐप क्या है कि आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के लिए एक ही प्लेटफॉर्म है आयुष्मान ऐप। आयुष्मान साथी जो है वो क्या है, व्हाट्सएप के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी आप प्राप्त करते हैं। नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज क्या है, इसके माध्यम से जो आपका स्वास्थ्य बीमा है उसको क्लेम करते हैं। और भारत हेल्थ टर्मिनोलॉजी सर्विस कि देश भर के स्वास्थ्य संबंधी शब्दों का समान उपयोग सुनिश्चित करना। जैसे स्वास्थ्य संबंधित जो वर्ड है, तो ऐसा नहीं कि ये इस वर्ड का मतलब यहाँ कुछ और हो रहा हो, कहीं कुछ और हो, उसका एक ही मतलब होना चाहिए। आप देख लीजिए ना कि आप यदि अल्ट्रासाउंड पढ़ रहे हैं तो अल्ट्रासाउंड यदि अलग अलग राज्य के से अलग अलग अस्पताल का पढ़ रहे हैं तो वो अलग अलग वर्ड्स का यूज करता है, जबकि रहता है नॉर्मल सोनोग्राफी, लेकिन वर्ड्स ऐसा लिख देगा कि जो सामान्य आदमी है उसको समझ में नहीं आता है। वो तो सिर्फ सोनोग्राफी में देखता है कि भाई ये वर्ड्स का मतलब है कि नॉर्मल है, ये नहीं है तो एबनॉर्मल है, लेकिन उसमें ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है जो इधर का लोग समझ जाएंगे तो उधर का नहीं, उधर का समझ गए तो इधर का नहीं। तो अब इन सब को इसमें क्या किया है कि आयुष्मान आरोग्य सेतु 2.0 में इन सारे ऐप को जोड़ दिया गया है। एक ही प्लेटफॉर्म से आप आयुष्मान भारत का भी लाभ ले सकते हैं, जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस है उसको भी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, और व्हाट्सएप के माध्यम से आप स्वास्थ्य संबंधित जानकारी भी, सेवाओं की जानकारी भी ले सकते हैं इस आरोग्य सेतु 2.0 के जरिए। ठीक है, आगे अगला खबर है कॉपर क्लोराइन थर्मोकेमिकल साइकिल। अब देखिए खबर पढ़ते हैं। अब है क्या कि खबर पढ़ के जो आप समझते हैं प्रश्न उसी से आता है। कई बच्चे हैं कि खबर को ही नहीं समझते। हम व्यक्तिगत तौर पे ऐसे बच्चे को जानते हैं जिनको बोल दीजिए कि द हिंदू पढ़ना है तो पहला वक्त क्या पढ़ना है। मान लीजिए आजकल तो है कि चलिए ठीक है, जो खास खबर है उसको आप पढ़ सकते हैं, सरकार के साइट्स पे जाके भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको समझते कैसे हैं आप। जैसे देखिए कॉपर क्लोराइन थर्मोकेमिकल साइकिल, अब इसके बारे में ये बहुत महत्वपूर्ण है और यूपीएससी प्रीलिम्स हो मेंस हो यहाँ पर यही सब खबर। देखिए अभी जो हम पढ़ा रहे हैं वो वीडियो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, किसी के काम का नहीं है, क्योंकि इसमें मिर्च मसाला नहीं है। ठीक है, तो मिर्च मसाला के लिए तो हम पढ़ाते नहीं है, आपको सफल बनाने के लिए पढ़ाते हैं।
तो ये कॉपर क्लोराइन थर्मो केमिकल साइकिल ये सब एग्जाम में पूछा जाएगा, और यही वजह है कि आप जीके जीएस पढ़ते रह जाते हैं, यूपीएससी में इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, ना पीटी होता है, और जब पीटी नहीं होता है तो आगे का बात ही खत्म। कॉपर क्लोराइन थर्मोकेमिकल साइकिल भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग यानी डीएई ने स्वच्छ ऊर्जा एवं उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए विश्व की पहली कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल साइकिल आधारित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया है। यह सुविधा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी आईजीसीएआर कलपक्कम में स्थापित की गई है। तो आईजीसीएआर कहाँ है? कलपक्कम में। इस तरह से भी प्रीलिम्स के लिए आपको तैयारी करना चाहिए। और इसे फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर एफबीटीआर से, ठीक है, एफबीटीआर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा का उपयोग करके संचालित किया जाएगा। यानी फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से जो परमाणु ऊष्मा प्राप्त होगा उसी का उपयोग करके इसको संचालित किया जाएगा। किसको? CuCl को। महत्व क्या है इसका? यह तकनीक जीवाश्म ईंधन का उपयोग नहीं करती, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन नहीं करती, बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त हाइड्रोजन उत्पादन की क्षमता रखती है, और यह तकनीक भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता, कार्बन उत्सर्जन में कमी, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करेगी। GCAR और भारत का फास्ट ब्रीडर कार्यक्रम। अब देखिए, इंदिरा गांधी आईजीसीएआर की स्थापना कब हुआ था? 1971 में। कहाँ है ये? कलपक्कम, तमिलनाडु में। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर भारत के फास्ट रिएक्टर का कार्यक्रम की आधारशिला है। पिछले 4 दशकों से ईंधन सामग्री एवं सोडियम तकनीकों के परीक्षण हेतु प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा इस खबर का विश्लेषण कर लेते हैं कि इस खबर से हम लोग जो पढ़े वो क्या हमको समझना चाहिए और किस बारे में ये खबर है। देखिए, भारत ने हाइड्रोजन उत्पादन की एक नई तकनीक विकसित की है। आप समझिए इसको, कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल साइकिल क्या है? तो कॉपर क्लोराइन थर्मोकेमिकल साइकिल ये एक ऐसा साइकिल है जिससे हम हाइड्रोजन का उत्पादन करेंगे, है ना। और इसमें क्या है कि ग्रीन हाइड्रोजन से ही पानी को तोड़ा जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन से पानी को तोड़ा जाएगा, तो पानी का मतलब है H2O, तो H को अलग और O को अलग कर देंगे हम लोग। इसमें कैसे अलग करेंगे? तो ग्रीन हाइड्रोजन से ही अलग करेंगे, है ना। और इसमें क्या है कि इस तकनीक में परमाणु रिएक्टर से जो हीट प्राप्त होता है उस हीट से कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के मदद से हाइड्रोजन बनाई जाती है। क्या समझ रहे हैं कि ये जो कॉपर क्लोराइन थर्मोकेमिकल साइकिल है, इस साइकिल से हम लोग क्या प्रोड्यूस करेंगे? ग्रीन हाइड्रोजन, है ना। इससे हम प्रोड्यूस क्या करेंगे? ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे, और हाइड्रोजन के लिए जो एनर्जी चाहिए, यानी H2O को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन से लेंगे। किससे लेंगे? ग्रीन हाइड्रोजन से, ठीक है। तो हम ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा से H को अलग, O को अलग कर देंगे। और इसके लिए हमको आवश्यकता क्या होगी? जो परमाणु रिएक्टर है उससे जो हीट जनरेट होता है उस हीट में कुछ केमिकल रिएक्शंस कराएंगे, रासायनिक अभिक्रिया, और उस केमिकल रिएक्शंस के फलस्वरूप क्या होगा? हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है, हाइड्रोजन बनेगा। तो एक तो कि हाइड्रोजन बनाने में बिजली की आवश्यकता कम होगी, ठीक है, और जो काम है
वो अधिक कुशल ढंग से संपन्न होगा। तो ये कहाँ स्थापित की गई है? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में। ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में इसको स्थापित किया गया है, जिसका नाम है कॉपर क्लोराइन थर्मोकेमिकल साइकिल। अब आपको कुछ नहीं समझ में आए तो कॉपर क्लोराइन थर्मोसाइकिल क्या है? इसके जरिए हम लोग क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन बनाएंगे। हाइड्रोजन कैसे बनाएंगे? तो जो एटॉमिक रिएक्टर है उससे हीट और उस हीट के साथ कुछ केमिकल रिएक्शंस, और उस केमिकल रिएक्शंस के फलस्वरूप क्या बनेगा? नया हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है। इसके लाभ क्या है? तो इसमें जीवाश्म ईंधन की आवश्यकता नहीं है, कार्बन उत्सर्जन लगभग नहीं के बराबर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करेंगे, और स्वच्छ हाइड्रोजन का बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा और भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। ठीक है। चलिए अगले खबर की तरफ चलते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि कई दिन का खबर है जिसको हम लोग एक साथ कर रहे हैं। चेंज इन ड्रग्स रूल 1945। खबर पढ़ लेते हैं। केंद्र सरकार ने ड्रग्स रूल्स 1945 में संशोधन करते हुए सेल्स स्टेम सेल्स ड्राइव प्रोडक्ट्स, जीन थेरेप्यूटिक प्रोडक्ट्स और जेनोग्राफ्ट्स को सेंट्रली लाइसेंस अप्रूविंग अथॉरिटी यानी CLAA के दायरे में शामिल कर दिया है। ठीक है। ड्रग्स रूल्स 1945 को में संशोधन किया और सेल्स ड्राइव प्रोडक्ट्स, ठीक है, जीन थेरेप्यूटिक प्रोडक्ट्स, जेनोग्राफ्ट्स सेंट्रली लाइसेंस अप्रूविंग अथॉरिटी के दायरे में ले आया इन सबको, यानी इन सबको CLAA के दायरे में ले आया। उद्देश्य क्या है इसका? उभरती हुई उन्नत चिकित्सा तकनीकों पर आधारित अधिक प्रभावी एवं एक समान नियामकीय निगरानी सुनिश्चित करना। क्या है यह संशोधन? अब उन्नत जैव चिकित्सीय उत्पादों के लाइसेंस और नियमन में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO तथा राज्य औषधि नियामक प्राधिकरण दोनों की संयुक्त भूमिका होगी। सेल या स्टेम सेल ड्राइव प्रोडक्ट्स क्या है? ऐसे उत्पाद जो स्टेम सेल कोशिकीय उपचार यानी सेल थेरेपी पर आधारित होते हैं। उदाहरण CAR-T सेल थेरेपी, ल्यूकेमिया के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है, लिम्फोमा के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है, या रीजनरेटिव मेडिसिन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए, स्टेम सेल का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? बीमारी के उपचार में करते हैं। जैसे यहाँ पर CAR-T सेल थेरेपी, इसका ये स्टेम सेल का उपयोग हम लोग ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर के उपचार में, लिम्फोमा ये भी कैंसर है, और रीजनरेटिव मेडिसिन इन सब में हम लोग CAR-T सेल थेरेपी का उपचार करते हैं। देखिए, जीन थेरेप्यूटिक प्रोडक्ट्स ऐसी चिकित्सा तकनीक जो जीन स्तर पर उपचार करती है, यानी जीन में कोई गड़बड़ी हो तो जीन रिप्लेसमेंट करता है। जीन का एडिटिंग मतलब काट के हटा देना, जीन थेरेपी। आनुवंशिक रोग, कैंसर और दुर्लभ बीमारियों में हम लोग जीन थेरेप्यूटिक प्रोडक्ट्स के जरिए उपचार करते हैं। आइए इसको हम लोग और थोड़ा सा एनालिसिस और आसान शब्द में समझते हैं कि सरकार ने जो चेंज लाया है ड्रग्स रूल्स 1945 में वो क्या है। देखिए, सरकार ड्रग्स रूल्स 1945 में चेंज लाया कि जो जीन थेरेपी है, जो स्टेम सेल थेरेपी है, या जो जेनोग्राफ्ट्स है, ठीक है, इन सब को और सुरक्षित और प्रभावी तरीके से नियंत्रित किया जाए। इसके लिए सरकार ने
एक समान लाइसेंस और निगरानी व्यवस्था बनाई कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इस पर निगरानी करेंगे, और इसको CLAA के दायरे में ले आया, है ना, कि अब इन उत्पादों को, इन पर नियंत्रण और निगरानी कौन करेगा? CLLA, सेंट्रली लाइसेंस अप्रूविंग अथॉरिटी, और साथ ही साथ CDSCO दोनों मिलकर के इसको नियंत्रित करेगी। और राज्य औषधि नियामक प्राधिकरण यानी केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के इसको, दोनों की संयुक्त भूमिका होगी, नियंत्रित तो CLAA के जरिए होगा। अब देखिए स्टेम सेल थ्योरी, है ना, स्टेम सेल के मदद से जो खराब और क्षतिग्रस्त कोशिकाएं हैं आप उनकी मरम्मत कर सकते हैं। आने वाले समय में मान लीजिए कि किसी का किडनी खराब हो गया तो स्टेम सेल उपचार के जरिए उसके किडनी को ठीक किया जा सकता है, ठीक है। जैसे ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, तो ब्लड कैंसर में आप देखते हैं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है। तो बोन मैरो अब किसी और से लेके यदि स्टेम सेल हो और वो उसी शरीर के अंदर बोन मैरो डेवलप करे तो क्या होगा कि जो ल्यूकेमिया है उसका इलाज संभव हो पाएगा। साथ ही साथ लिम्फोमा जैसे कैंसर या जीनोग्राफ्ट, लिम्फोमा जैसे कैंसर का भी इलाज स्टेम सेल से संभव है। जीनोग्राफ्ट क्या होता है? जीनोग्राफ्ट का मतलब होता है कि एक जीव का टिश्यू दूसरे जीव में प्रतिस्थापित यानी ट्रांसप्लांट करने को, टिश्यू को ट्रांसप्लांट करने को हम लोग जीनोग्राफ्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो इन सब को अब CLAA के दायरे में ले आया गया है। अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं। बहुत खबर है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना, तो बाकी का खबर हम लोग कल देखेंगे। आज के खबर में बस इतना ही रहने दीजिए। चूंकि न्यूज को एनालाइज करते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ करके और खबर देना। उम्मीद करते हैं कि आपको द हिंदू का ये महत्वपूर्ण न्यूज आप इसको सीख पाए, समझ पाए, कुछ आत्मसात कर पाए, इसलिए इसका खबर पढ़ने के बाद इसका विश्लेषण करते हैं कि इसको कैसे हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही। हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।